हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेलुलर स्टोरीज। और आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है पार्ट 4 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले वो देखें ताकि आपको ये वीडियो थोड़ा बेटर समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल के बारे में। जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस था, लास्ट वीडियोस में हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा है, मेंडेलियन क्रॉस के बारे में पढ़ा है, जो लॉज मेंडल ने दिए हमने उनके बारे में पढ़ा है। अब बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस, मेंडल की एक्सेप्शंस के बारे में, क्योंकि जितने भी लॉज उन्होंने दिए थे वो सारे के सारे सही नहीं थे, वो सारे के सारे हर चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं थे, कुछ ना कुछ उनमें खामियां थी, जिसके बारे में आज की वीडियो में, उन एक्सेप्शंस के बारे में ही हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मेंडल थे उन्होंने किन प्रिंसिपल्स पे काम किया, वो ऐसा क्या मानते थे। तो वो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारा सिंगल जीन कंट्रोल करेगा हमारे सिंगल कैरेक्टर को। इसका मतलब वो मानते थे कि जो एक जीन है वो एक ही चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जीन सीड कलर को कंट्रोल कर रहा है ना, तो वो बोलते थे कि वो सीड के साइज को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बोलते थे कि वो सीड के साइज को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा मानते थे कि जो एक जीन है वो एक ही काम करेगा, वन जीन विल कंट्रोल ओनली वन कैरेक्टर, ऐसा मानते थे वो। नेक्स्ट, वो मानते थे कि जो इनहेरिटेंस है ना वो क्वालिटी बेस्ड है, क्वांटिटी बेस्ड नहीं है। क्वालिटी बेस्ड का मतलब, जैसे कि हमें पता है, उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस देने का क्या मतलब था? लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या था कि जहाँ जहाँ पे डोमिनेंट अलील होगा वो अपनी चलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ आर जीन के बारे में, आर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर विच इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट, राइट। तो अगर दो कैपिटल आर थे तब भी वो रेड कलर दे रहे थे, और अगर वहाँ पर एक कैपिटल आर मतलब एक डोमिनेंट जीन था, एक डोमिनेंट अलील था, तब भी वो वहाँ पर क्या दे रहा था? रेड कलर ही दे रहा था प्लांट। लेकिन अगर हमारे पास रिसेसिव था, मतलब स्मॉल आर था, तब जाके वो वाइट कलर दे रहा था। तो ये मेंडल मानते थे कि जो इनहेरिटेंस है वो क्वालिटेटिव है, मतलब आपके पास एक कोई भी डोमिनेंट अलील होना चाहिए तो वो रेड कलर आपके प्लांट को इम्पार्ट कर देगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दोनों कैपिटल आर, दोनों डोमिनेंट अलील होनी चाहिए तब जाके वो रेड कलर देगा, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मेंडल ऐसा नहीं मानते थे। तो चलिए सब देखते हैं सबसे पहले सारी की सारी एक्सेप्शंस के बारे में जो मेंडल की थी। सबसे पहली होने वाली है हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये कौन से प्लांट पे किया गया था? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। सो इट वॉज कैरिड आउट बाय कार्ल कैरेंस। तो जो कार्ल कैरेंस थे, इन्होंने एक प्लांट पे काम किया था जिस प्लांट का नाम था स्नैपड्रैगन प्लांट। स्नैपड्रैगन प्लांट बोल सकते हैं हम इसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉग फ्लावर, इट वॉज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट and Antirrhinum majus. Antirrhinum majus. And as it is a scientific name, so we will separately underline it as we are writing it. If I would type it, then I would type it in italics, right? सो दिस वॉज द नेम ऑफ द प्लांट। और इसका आपके पेपर में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आप बताओ कि किस फ्लावर पे किया गया था, क्या भी कुछ भी, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन MCQs बेस्ड इस पे आराम से आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हम इसका क्रॉस बना लेते हैं, और फॉर द क्रॉस मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने देखा कि देयर इज़ अ आर जीन। यहाँ पे एक आर जीन है विच इज़ कंट्रोलिंग कलर ऑफ द फ्लावर। ये जो आर जीन है यही कंट्रोल कर रहा था फ्लावर के कलर को।
तो इसी का मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमें बना के देखना है अभी। तो चलो सबसे पहले तो ले लेते हैं हमारा हमेशा की तरह प्योर लाइन पेरेंट्स। प्योर लाइन पेरेंट्स में हम लेंगे कैपिटल आर जिसका क्रॉस हम करवाने वाले हैं स्मॉल आर के साथ। इसको ले लेते हैं मेल, इसको ले लेते हैं हम फीमेल। ये हमारा जो है ये है प्योर रेड फ्लावर का हमने क्रॉस करवाया प्योर वाइट फ्लावर के साथ, जिसमें कि हमारा कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट एलील है और जो हमारा स्मॉल आर है वो हमारा रेसेसिव एलील है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम पेरेंट्स लेते हैं, हमें पता है कि प्लांट एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अब बनेंगे गैमीट्स। हम करेंगे गैमीट फॉर्मेशन, इन दोनों के हम बनाएंगे गैमीट। और हमें पता है कि क्योंकि ये एक होमोजाइगस कंडीशन है, तो होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक ही टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, सिर्फ एक ही टाइप के गैमीट्स बनेंगे। अगर कैपिटल आर है तो 50% में आर जाएगा, तो दूसरे में भी तो आर ही जाएगा, सेम ही जाएगा ना। तो इसका मतलब हमारे जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या होंगे, हमारे गैमीट्स होंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे भी होमोजाइगस कंडीशन है, तो हमारे गैमीट्स होंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब ये हमारे हो गए F1 जनरेशन के गैमीट्स तो बन गए हमारे F1 जनरेशन के। अब कराएंगे हम इनका क्रॉस। ये क्या बनाएगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, मतलब सारे के सारे जो फिनोटाइप होंगे और जीनोटाइप होंगे वो क्या होंगे हमारे कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका एक छोटा सा क्रॉस भी बना के हम देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। कैपिटल आर स्मॉल आर। जब हमने ये क्रॉस करके देखा तब हमारे पास सारे के सारे कैसे आए, कैपिटल आर स्मॉल आर, सारे के सारे इसी टाइप के गैमीट्स हमारे पास बनेंगे। अब इन लोगों को एक्सपेक्टेड था भाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ पे तो डोमिनेंट जीन है, तो ये तो होना चाहिए रेड, ये तो रेड होना चाहिए। बट उन्होंने देखा रेड वेड नहीं आया ये प्लांट आया पिंक, ये दिखाई दे रहा था पिंक। सब लोग हैरान हो गए, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पिंक कलर का फ्लावर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में कहीं भी पिंक नहीं लिया था, या तो प्योर रेड था या वाइट था। पिंक कहाँ से आ गया, पिंक तो भाई इंटरमीडिएट कलर होता है, इंटरमीडिएट कलर था, तो इंटरमीडिएट कलर कैसे आ सकता है, इंटरमीडिएट कलर तो नहीं आना चाहिए, इंटरमीडिएट कलर कैसे आ रहा है। सब हैरान थे इस बात के लिए। फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे करके देखते हैं, F2 जनरेशन करके देखते हैं, क्या पता कोई रिजल्ट सेम दिख जाए। तो इन्होंने क्या कर दी, सेल्फिंग करवा दी। इन्होंने करवाई सेल्फिंग करवाने में फिर से हम गैमीट्स बनाएंगे। इस बार गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, वही सेम गैमीट्स बनेंगे हमारे। इनका करवाएंगे अब हम क्रॉस। पनेट स्क्वायर बना के देख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो इसमें जो जीनोटिपिक रेशो आया वापस से, जो जीनोटिपिक रेशो हमारा आया है वापस से, वो हमारा क्या आया है 1:2:1, है ना। जीनोटिपिक रेशो यही है हमारा, क्योंकि एक कैपिटल आर है, दो कैपिटल आर स्मॉल आर है और एक स्मॉल आर है। तो जीनोटिपिक रेशो तो वही आया जो हमारा नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है। बट फिनोटिपिक रेशो जो हमारा नॉर्मली 3:1 आना चाहिए था, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो भी क्या आया 1:2:1। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो भी यही आया। क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पर जो कैपिटल आर है उसका तो कलर था रेड, उसका कलर कैसा था रेड। जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो आए पिंक कलर के, और जो स्मॉल आर है वो आए हमारे वाइट कलर के। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें कि इन्होंने इस चीज़ में बताने की क्या कोशिश की है, तो इसका कंक्लूजन है भाई, इसमें दिखाई गई है ब्लेंडिंग, यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गई है, ब्लेंडिंग इज डन। यहाँ पे क्या हो गई है भाई, ब्लेंडिंग। इन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि भाई अब क्या हो गई है, इसके अंदर ब्लेंडिंग हो गई है, क्योंकि हमारे पास तो पिंक कलर आया है उठ के, जो कि हमने सोचा ही नहीं था।
अगर हम इंटरमीडिएट देखें, इंटरमीडिएट कलर तो इनका यही होता है। इसमें हुआ क्या होगा, इसमें क्या हुआ होगा, जो रेड जीन है, रेड डोमिनेंट अलील है हमारा, रेड जीन का अलील है, रेड डोमिनेंट अलील is not completely dominant, is not completely dominant over the recessive allele। जो हमारा रेड कलर का डोमिनेंट अलील है वो इस पे कम्प्लीटली डोमिनेंस दिखा ही नहीं पाया। अगर वो डोमिनेंस दिखा पाता तो वो रेड कलर का ही होता। और इस वजह से हम इसको बेसिकली, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ quantitative inheritance. It is also an example of quantitative inheritance. इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखो, अगर आपके पास 2 डोमिनेंट अलील थे तो उसने कौन सा कलर शो किया? रेड कलर शो किया। अगर आपके पास सिर्फ एक ही डोमिनेंट अलील था तो उसने पिंक कलर शो किया। अगर आपके पास एक भी नहीं था तो उसने वाइट शो किया। तो दैट मीन्स इन दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, कि भाई क्वांटिटी देख के ये इनहेरिटेंस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। नाउ लेट अस सी इसमें क्या है। इसमें क्या है, देखिए, आपने एक रेड कलर का फ्लावर लिया जिसका जीनोटाइप हमारा था कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके जो F1 जनरेशन बनी वो आई हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि सारे के सारे पिंक थे। इसी पिंक का हमने आपस में इसकी क्या करवा दी, हमने इसकी सेल्फिंग करवा दी। जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई तो हमने देखा कि हमारे पास जो रेशो आया वो आया है 1:2:1, जीनोटिपिक भी और फिनोटिपिक भी, जिसमें एक जो था वो रेड आया, 2 जो थे वो पिंक आए, और 3rd जो था हमारा वो आया हमारा वाइट। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे देखते हैं इसके रिजल्ट्स। तो रिजल्ट क्या रहे भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस के? फिनोटाइप्स कितने मिले हमें? 3 फिनोटाइप्स मिले हमें मिले 3 फिनोटाइप्स। जीनोटाइप्स भी हमें 3 मिले। फिनोटिपिक रेशो हमारा क्या आया? वो आया 1:2:1। जीनोटिपिक भी हमारा 1:2:1 आया, जिसमें कि एक हमारा आया था रेड, 2 हमारे आए थे वाइट, एंड एक हमारा आया था आई एम सॉरी या सो 2 हमारे आए थे पिंक एंड एक हमारा आया था वाइट, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने डोमिनेंट जीन आपके पास हैं और उसी बेसिस पे ट्रेट जो है वो शो हो रही थी, है ना। सो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट इज आर प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का भाई अब मतलब क्या होता है? प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है when one gene controls more than one character। जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो उसे बोलते हैं हम क्या? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी इज़ बेसिकली, एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि हमारा एक कैरेक्टर है सीड साइज़ और सीड की शेप, कि भाई सीड का साइज़ क्या होगा, वो स्मॉल होगा या वो लार्ज होगा, और सीड की शेप कि वो नॉर्मल होगी, रेगुलर होगी, या फिर उसका रिंकल्ड होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ये सेम एक ही जीन कंट्रोल करता है। जो सीड साइज़ का कैरेक्टर है और सीड शेप का जो कैरेक्टर है, ये दोनों ही एक ही जीन कंट्रोल करता है, जिस जीन का नाम है जीन बी। और ये जो जीन बी है ये एक एंजाइम, ये एक प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन दिखा पाता है। उस प्रोटीन का नाम है SBF, मतलब कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम।
इसके और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि PKU, सिकल सेल एनीमिया, बट अभी हमें इसके बारे में आगे के जो चैप्टर में है हमें तब स्टडीज़ को करना है, इसलिए हम अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो लेट अस सी प्लियोट्रॉपी कैसे वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं हम प्लियोट्रॉपी के बारे में। तो प्लियोट्रॉपी में देखते हैं हम, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीड शेप की। सीड शेप, तो ये जो सीड शेप है इसको हमारा बी जीन कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, एक कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी। जो हमने देखा कि जब दोनों ही डोमिनेंट अलील्स थे तो वो कैसी शेप दे रहा था, वो दे रहा था राउंड शेप। जब एक था तब भी वो राउंड शेप दे रहा था, और जब दोनों रिसेसिव थे तब वो दे रहा था रिंकल्ड शेप। होना भी ऐसा ही चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल, ये बात बिल्कुल सही थी, मेंडल ने भी यही कहा था। तो इसीलिए ये जो सीड शेप है इट फॉलोज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है हमारा। अगली बात थी हमारी सीड साइज की, कि भाई सीड का साइज कैसा होने वाला है, वो किस पे वैरी करता है भाई, वो भी उसके लिए भी 3 कंडीशंस आती है हमारे पास, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी। ये 3 कंडीशंस थी हमारे पास। तो उन्होंने देखा कि जब 2 कैपिटल बी साथ में, जब 2 एलील साथ में हैं डोमिनेंट वाले, तब तो वो प्रोड्यूस कर रहा है लार्ज साइज। अगर सिर्फ एक है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है इंटरमीडिएट साइज, और अगर सिर्फ कोई भी नहीं है तो वो क्या कर रहा है, तो वो बना रहा है बहुत ज़्यादा छोटा साइज, स्मॉल साइज। ये चीज़ उन्होंने देखी। अगर मेंडल उस टाइम पे सीड साइज को भी एक कैरेक्टर ले लेते तो उनको पता चल जाता कि उनका ये जो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस वाला जो वो प्रिंसिपल लेकर चल रहे हैं वो सरासर गलत है, वो नहीं, सब पे नहीं एप्लीकेबल है, राइट। तो उन्होंने ये चीज़ देखी। तो हमारे पास क्या था, जो कैपिटल बी वाले जो थे वो क्या कर रहे थे, वो राउंड एंड लार्ज साइज दिखा रहे थे, है ना। कहने का मतलब जो बी जीन था वो 2 काम कर रहा था, राइट। और अगर मेंडल इन दोनों ही चीज़ों को ले लेते तो ही कुड डिस्कवर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी डिस्कवर कर सकते थे, राइट। So this was all about today's video. Thank you so much guys. If you like this video then please subscribe and share it to your friends. Thank you so much.